देश के हालात में ऐसा एक मुद्दा उठाया है कि जो श्रमिकों का एक अहम मुद्दा है और देश की अर्थव्यवस्था को संविधान के चौखट में अगर देखा जाए तो जो बर्बादी भुगतनी जा रही है उसका भी एक अहम आधार है। हम देख रहे हैं देश के हालात क्या है। हम केवल नर्मदा बचाओ नहीं कर रहे हैं, पर नर्मदा को बचाना आज भी जरूरत है। 38 साल के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, क्योंकि वो एक प्रकार से फेल हो गया है। 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके बना हुआ बांध, जिसने आज गुजरात को भी ध्वंस किया है। 150 मध्य प्रदेश के गांव को ध्वस्त किया है। कच्छ के किसान, एक भी किसान को सिंचाई नहीं दी। पर साथियों, आज देश के हालात देखकर देश बचाओ देश बनाओ ये नारा नहीं, संकल्प की जरूरत है। ये बात तो सभी ने रखी है। और हिंसा एक ऐसा मुद्दा है कि जो यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो हम देखते हैं तब दिल दहला जाता है। बच्चों की हत्या इंसान करते हैं, ये कैसा हो सकता है? और हम कितने सत्ताहीन हैं ऐसा लगता है। और सत्ताधीश एक नए प्रकार से हिंसा का समर्थन करते हैं, ये भी एक बहुत ही धक्कादायक बात हम महसूस करते हैं। पर आज इसीलिए हमारे देश में आजादी आंदोलन से लेकर हर जन आंदोलन जो अहिंसा के पथ पर चलता है, जो सत्याग्रही बनकर चलता है, उसने गांधी, बाबा साहेब, महात्मा फुले, सावित्रीबाई और फातिमा शेख, कार्ल मार्क्स, सभी के मार्गदर्शन को एकत्रित लाकर एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और राजनीति की बात सोचना ही नहीं, उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। मैं मानती हूं कि लड़ना जरूरी है, लेकिन क्या दलीय चुनावी राजनीति के द्वारा ही लड़ना जरूरी है, या राजनीति का जो व्यापक अर्थ है, जनता और सत्ता के बीच का संबंध ठीक करना, जो हमारी जन आंदोलनों की राजनीति मानती है, और इस प्रकार के एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा को भी अपनाना बेहद जरूरी होता है। विरोधी दल की भूमिका के बारे में सवाल उठाया, तो हम ही है विरोधी दल। जहां भी जो भी गलत होता है, ये संविधान को कुचला जाता है, तो हम खड़े होते ही हैं। आपको बताऊं, राहुल गांधी जी की यात्रा में भी हम लोग कुछ कहने ही गए थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, राजनीति और जन आंदोलनों के बीच का संबंध, और उसके लिए ऐसी होनी चाहिए संरचना, और अलायंस होना ही है तो ऐसा होना चाहिए अलायंस, आइडियोलॉजी के सिद्धांत के आधार पर, जो इस चौखट में ही तय हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जादू तो नहीं होने वाली है यात्रा से, हम भी जानते हैं अगर हमारी गलती हुई, क्योंकि एक पार्टी के अंदर भी सबको नहीं समझा सकते हैं सब मुद्दे, वो जल जंगल जमीन का मुद्दा हो या ठेकेदारी के प्रथा का मुद्दा हो, क्योंकि कोई ना कोई उसमें भी लाभार्थी बन जाते हैं, बनाए जाते हैं विभाजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम गलती हुई तो आप ही सामने खड़े हो जाए। बिल्कुल, हमने कहा क्यों नहीं। आज आसाम से केरल तक हमारे जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के साथी लड़ने के लिए मजबूर है, पर मजबूर नहीं है, मजबूत एकता और समन्वय के साथ लड़ते हैं। क्योंकि आज सही है जो माइकल साहब ने बात हुई, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, एक साल में 300 ईसाइयों पर हमले हुए, घर ध्वस्त हुए हैं। मुस्लिम समाज तो क्या भुगत रहा है ये देखकर दिल जल उठता है। और अल्पसंख्याक कहकर एक अपमानित करना हमको तो मंजूरी नहीं। राजनीति तो संख्या की गिनती पर चलती है, वो जाति के हो या मजहब के हो। हम तो जाति निर्मूलन के पक्ष में हैं, और हम सर्वधर्म समभाव, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में। तो साथियों, ये अस्तित्व के मुद्दों की जो बात आज यहाँ उठाई जा रही है, ठेका प्रथा का एक मुद्दा लेकर, जिसका व्यापक आर्थिक कैनवास तो मेहरोत्रा जी ने रखा,
राजनीतिक कैनवास सुमित भाई ने रखा, मैं तो उन्हीं मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर हम लोग अगर अस्तित्व के ये मुद्दे जिसमें हर अधिकार आता है, जो संवैधानिक अधिकार भी है, केवल कानूनी नहीं, और केवल संवैधानिक भी नहीं, मानवीय अधिकार की भी बात है, इनके लिए अगर जनता खड़ी नहीं होगी तो वो खुश हो जाएंगे। जो आज केवल चौकीदार नहीं, चौकीदारी करते तो देश बच जाता ना भाई, वही ठेकेदार बन गए हैं और गौतम अडानी सबके बड़े ठेकेदार। तो देश का ठेका देने वाले जल, नदी, जंगल, जमीन, रोजगार के लिए सबसे आधार रहे सार्वजनिक उद्योग, सबका ठेका देने वाले जो है वही सबसे बड़े ठेकेदार है। इनका ठेकेदारी का मामला एक ऐसे बिचौलियोपन का मामला है कि जो उनकी मुनाफाखोरी बढ़ा रहा है, और ये जो मुनाफाखोरी है, जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, इसके पक्ष में उदार और निजीकरण, इस आर्थिक व्यवस्था के द्वारा आई 1980 से, लेकिन आज एक ऐसी ऊंचाई पर चढ़ चुकी है कि उसको बढ़ावा देने वाले खुद को तो विश्व गुरु मानेंगे, पर हमारे श्रमिक तो लुटेरे ही मानेंगे। तो आज ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश के हालात में बेरोजगारी नहीं, गैर बराबरी बढ़ी हुई है, और ये इतनी विभत्स गैर बराबरी, ये नतीजा भी है और कारण भी है। आप देखिए कि लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में 10-10 गुना कैसे बढ़ी बिलियनर्स की, अब्जाधीशों की भी कमाई और संपत्ति। ऐसा कैसे हुआ कि लोग बेरोजगार हुए, करोड़ों में और लाखों में अर्ध रोजगार भी हुए। ये कैसे कि इस देश में 1007 व्यक्तियों के पास 1000 करोड़ की संपत्ति रहती है कम से कम, पर 1% सबसे ऊंचे जो है उनके हाथ में 40% संपत्ति। ये बात तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट से आई, अब तो वो 58% तक बढ़ चुकी है। ये कैसे कि लोग न केवल किसान पर श्रमिक भी, जिनकी गिनती भी नहीं है, क्राइम ब्यूरो के पास रिकॉर्ड भी सही नहीं है, ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और वो आत्महत्या नहीं है, वो व्यवस्था ने की हुई हत्या है। ये हमको समझकर उस पर सवाल उठाना जरूरी है। हम देखते हैं इसलिए कि आज अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से रोजगार निर्माण की जरूरत है, उसके बराबर विरोधी दिशा में रोजगार विनाश की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बढ़ाई जा रही है। मेहरोत्रा जी, आपने कहा कि सोच नहीं है, समझ नहीं है, मुझे तो लगता है सोच है और पूरी समझ है कि इसी रास्ते से वो अपनी चुनावी राजनीति में इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाई कर सकते हैं, और उसके आधार पर रेवड़ियां बांटकर वोट के आधार पर नहीं तो नोट के आधार पर जीत सकते हैं। और इसीलिए आज ये आर्थिक राजनीतिक जो गठबंधन है, उसी के तहत ये बिचौलियापन और ये ठेका पद्धति सोच समझकर आगे बढ़ाई गई है और बढ़ाई जा रही है, और ये एक प्रकार की गुलामी है। बाबा साहब ने क्या नहीं कहा है संविधान में, अकेले ने नहीं, पूरे संविधान सभा ने, लेकिन पूरे देशों के संविधानों का अभ्यास करके बाबा साहब ने ये कहा था, आप अगर संविधान सभा की चर्चा पढ़ेंगे, पढ़े होंगे भी, कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो सभी बुनियादी अधिकार होने चाहिए। आज उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत और नॉन जस्टिसिएबल कि इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं खड़े रह सकते हैं, ये बनाया गया, एक प्रकार से सीमांत किया गया। तो आज एक एक मार्गदर्शक सिद्धांत में जो समता और न्याय की बात शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो,
जो सबसे अधिक झलक रही है उसको नकारा जा रहा है। और कौन लड़ेगा इन करोड़पति और अब्जापतियों के सामने? क्या केवल अमेरिका की हिडेनबर्ग ही करेगी? हम लोगों को ही सभी आधार पर, जिसमें ठेका पद्धति के खिलाफ चलने वाला कपिल साहब और सभी का नेतृत्व लेकर चलने वाला आंदोलन हमारा श्रमिक जनता संघ भी मानता है, तो ये भी शामिल है। हम लोग ये समझें कि बाबा साहब की हो या गांधी जी की हो, सोच में एक प्रकार की समानता है। कई लोग बहुत ही हिल जाएंगे ये सुनकर। मुझे लगता है कि आज वो समय नहीं है कि गांधी और अम्बेडकर, गांधी और शहीद आजम भगत सिंह के बीच में हम ऐसे विभाजन करें कि सबका मार्गदर्शन लेकर वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और राजनीति की जनतंत्र और संविधान के दायरे में हम सोच ही नहीं पाए। आज जरूरी है ये सब चीजों की आधार पर सोचना। तो जो ये ठेका पद्धति है, ये ठेका पद्धति श्रमिकों को इस गैर बराबरी के तहत बंधक मजदूर बनाने की पद्धति है। इस देश में बॉन्डेड लेबर एक्ट भी है, लेकिन कौन इसका पालन करता है? स्वामी अग्निवेश जी आज नहीं रहे, पर उन्होंने जो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया और जो अनुभव किया सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब, उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पाऊंगा। आज तो उससे ज्यादा बात आगे गई। जनतंत्र के चारों स्तंभ, हम तो मानते हैं कि पांचवा नहीं, पहला स्तंभ जनता ही होना चाहिए। उसको छोड़कर चार स्तंभों की बात बहुत जोर शोर से होती है। हर स्तंभ को कुछ न कुछ धीमक लग रही है, तो अभी जनता का जनस्तंभ ही खड़ा होना सबसे बड़ा बात है। क्योंकि जनतंत्र अगर होता है तो संविधान बचेगा, अन्यथा बाबा साहब ने ही जो कहा था कि अगर ये संविधान नहीं पालन किया जाएगा, कुचला जाएगा, तो गाड़ दो इसको। आज ऐसा ही लगता है जब दिल जलता है कि उसमें संविधान के भी मूल्य जलते हैं। एक याचिका लगी हुई है कि सर्वधर्म समभाव या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जो 1976 में शब्द नहीं मूल्य ऐड किया गया संविधान में, उन दोनों को हटा दो। तो आप समझ सकते हैं कि वैकल्पिक संविधान भी शायद हिंदू राष्ट्र का तैयार रखा हुआ होगा। क्या होता है अगले चुनाव में, ये देखने तक वो चुप बैठेंगे, उसके बाद चिल्लाएंगे। आज ये ठेका पद्धति जो है वो कौन से क्षेत्र में नहीं है, ये पूछने की बात है। ठेका पद्धति हर कारखाने में आ जाएगी। हमारी 6 साल से जो संघर्ष की चल रही है, मध्य प्रदेश में कुमार मंगलम बिरला सबसे ज्यादा पुरस्कृत उद्योगपति बने। वो घनश्याम दास बिरला की मान्यता नहीं रखते। आज वो लाखों रुपए हर महीने कमाने वाले 7 कंपनियों के सीईओ 2 बार फर्जी बिक्री करते हैं अपनी मिलों की। और जब पहली बार हम हराते हैं तो 4 साल मिल्स बंद होते हुए सेंचुरी की, यार्न और डेनिम की, हम लोगों को उनको तनख्वाह देना पड़ता है 1000 श्रमिकों को। लेकिन दूसरी बार करने के बाद अभी हमारी लड़ाई जारी है। जीत गए तो अपील में गए हैं, कोर्ट कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई का आवरण मैदान हो गए हैं। लेकिन ये है कि हम देखते हैं कि नई मिल जो खरीदने वाला है वो पूरी 2 मिल्स अब ठेका मजदूरी पर चला। कारण क्या है? कारण तो एक ही है कि मुनाफा बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा काम लो और कम से कम दाम लो। समान काम समान वेतन, इसका भी कोई भी आज असर नहीं है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के 25वें धारा में लिखा है वो बात, तो कौन इसका भी आज अमल कर रहा है? इसमें ठेका मजदूर भी हो तो भी कौन से प्रकार के काम में होने चाहिए? जहां थोड़े समय के लिए सीजनल वर्कर के रूप में रखते हैं उन्हीं को, या थोड़ा समय काम एक प्रकार का लेकर फिर छोड़ देना है उनको, काम उतना ही समय का है उनको। नियमित और साल भर काम करने वाले
सरकार मजदूर नहीं रख सकते, ये कानून कह रहा है, लेकिन नहीं उसका। भानु प्रताप जी हमें मदद कीजिए। हर जगह जहां ठेका मजदूर है, हमारे सफाई कामगार महाराष्ट्र में ठाणे और कल्याण महानगर पालिका में सफाई कामगारों की बात अभी अभी उठाकर मैं सभी कर्मचारियों के संघ भी हमारे साथ है, स्वागत करने के लिए ही नहीं, आयुक्त महोदया से बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा हम सब लोग अभी ठेका में ही जाने वाले हैं, जा रहे हैं। प्रोफेसर दौड़ के आए, अरे दीदी हमारी भी बात उठाओ, हम भी तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। 18,000 प्रोफेसर महाराष्ट्र में ठेके पर है। हर 9 महीने के बाद उनको फिर से नौकरी के लिए कोशिश करनी पड़ती है। शिक्षा क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में, सतपुड़ा और विंध्य में जहां हमारी जीवनशाला चलती है, झूठे आरोप पाने से इसका एक लड़का लगाता है, हार गया, छोटा। लेकिन जब जीवनशाला चलती है, इनकी एक शिक्षक की शाला, वस्ती शाला, नए नए नाम देकर कुछ समय में बर्बाद हो जाती है। क्योंकि हर साल अगर शिक्षक को फिर से कोशिश करनी पड़ती है, खिस्सा भरना पड़ता है, किसी का तभी मिलती है ठेका शिक्षक की भी जिम्मेदारी। तो उन बीच में क्या आदिवासी बच्चे शिक्षा की आदत भूल नहीं जाएंगे, ढोरों के और बच्चों के पीछे नहीं जाएंगे? आज यही हो रहा है। और फिर ये कहना कि अरे कम बच्चे वाली शाला बंद करते हैं। महाराष्ट्र 4,000, मध्य प्रदेश ने 7,000 का आंकड़ा जारी किया था कि कम बच्चे हैं। अरे पहाड़ी आदिवासी बच्चे जो हमारी जीवन चालाओं से 6,000 पास हुए, कोई डॉक्टर बना, कोई फॉरेस्ट गार्ड बना, कोई क्रीड़ा पटु तो कई सारे बने, शिक्षक बने, कार्यकर्ता बने, मछुआरा संगठनों के हमारे संचालक बने। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, थोड़े बच्चों की शाला हो तो निवासी करके पूरी सुविधा देने के बदले ठेका शिक्षक पर चलाए और उससे शिक्षा बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज खदानों से लेकर उत्तराखंड के जो 41 मजदूर अंदर पड़े हुए थे, जिनको किसने बाहर निकाला? अमेरिका के इंजीनियर्स ने नहीं। और मंदिर टूटा था इसलिए नहीं अटके थे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ का वो कारण था, नतीजा था। और उनको वकील हसन साहब से लेकर बहुत सारे मुसलमान मजदूरों ने ही बचाया। ये बात तो मैं क्या कहूं, जो भाई साहब ने तड़पते हुए बात रखी, लॉकडाउन में भी हमने देखी कि अंत्य संस्कार वही करते थे जो बाद में मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, दंगा हुआ तो उन्हीं को जेल में डाला गया, जिन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, आजादी आंदोलन में भी नहीं देखे गए थे, न झांसी की रानी के 1857 की क्रांतिकारी आंदोलन में। खैर, ठेका मजदूरी पर आते हुए हम लोग ये देखें कि ये ठेका मजदूरी जो सब जगह पे है, एक प्रकार का आउटसोर्सिंग। हमारे रेलवे के कैटरर्स यहाँ बैठे, जिनका अंग्रेजों के समय से ठेका नहीं, सरकार से दिया हुआ कार्य चल रहा है। रेलवे के कैटरर्स गरम गरम समोसा खिलाने वाले, एक प्रकार से मैकडोनाल्ड हो कि फूड प्लाजा हो, इनको खत्म करने की साजिश चली। हम ममता बनर्जी रेलवे मंत्री हुई तो कुछ बच पाया, एक स्टॉल हरेका, और गुप्ता जी जैसे, चतलारी जी जैसे, राजनारायण जी के साथी भी रहे, इन्होंने लड़कर कुछ बचाया है। पर आज रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी तिजोरी भरने वाली संस्था, लेकिन आज उसका हर काम एसी कंपार्टमेंट में चद्दर देने का काम हो या सफाई का हो, जो ठेके पर देते हैं उसके तहत क्या चल रहा है, ये सोचने समझने की हमारे लिए जरूरत है। आज इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो लाखों करोड़ की लूट बताई गई है, उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। ठेके पर जो आता है उसको पूछिए कि आपको क्या सोने की भी सुविधा दी जाती है? अरे नहीं भाई, 48 घंटों तक काम करना पड़ता है, कौन मंजूरी देता है? हम अगर उठे नहीं 2 बजे तो हमको निकालने की बात करते हैं।
और जिस रिसीट पर साइन लेते हैं, अरे बाप रे, आवाज तो सुनाई दे रही है, तो आवाज दो हमें, तो लड़ेंगे, जीतेंगे। तो ये जो एक रात बेरात काम करवाने की साजिश है, वो ठेका मजदूरों के साथ ही होती है। न केवल रेलवे जैसे सार्वजनिक उद्योग में, लेकिन स्थलांतरित मजदूरों की बात आप सोचिए। ये कानून 1969 का कौन अमल में लाता है? लॉकडाउन की जो बात हुई, महाराष्ट्र से निकलकर हजारों किलोमीटर तक चलने वाले किस कानून के आधार पर चल रहे थे? जो मुकादम उनको लेके जाता है वो ठेकेदारी होता है, और वो आकर कुछ पैसा देकर 3 महीने के लिए लेके जाता है, न लाइसेंस होता है, तो कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होती है। तो कितने महीने, कितने घंटे के काम के लिए कितने वेतन के आधार पर ले जा रहा है, कब छोड़ा जाएगा, आने जाने का खर्चा वो करेगा क्या? और जो मुख्य नियोक्ता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, उनको ही पूरी जिम्मेदारी सबसे लेनी है अगर ठेकेदार ने गलती की। पर उनका भी रजिस्ट्रेशन इस कानून में जरूरी होते हुए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ठेका मजदूरी स्थलांतरित मजदूर पर थोपी जाती है, उनकी हालात तो न सोचने जैसे। हर साल मैं उनकी टुकड़ियों को छुड़वा के लाती हूँ। 50 टुकड़ियों को गुजरात से छुड़वा के लाया, और फिर ये चल ही रहे थे, तो देखा कि हमको उपवास पर बैठना पड़ा। और चौथे दिन से फिर बसेस चालू हो गई, हर ट्रक में बैठना चालू हो गया, और एक को भी हम चलने नहीं देंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे, ऐसे कह के 2000 किलोमीटर चलना बचाया। लेकिन बिल्कुल सही है, सब वापस आ गए। हाँ, कुछ नहीं है, क्योंकि योगी सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगाए, भाई 1.5 करोड़ नया रोजगार निर्माण किया। कहा भाई, एक जिले का मैं आपको सूची बताकर देती हूँ। आज भी फोन आ रहा है, एक जिसको की पत्नी ने छोड़ा नहीं, माँ पिताजी ने छोड़ा नहीं, अब तुम वापस नहीं जाओगे, वो बोल रहा है बंगाल का कि मैं आत्महत्या करूंगा। दीदी, कितने जनों तक मैं खबर पहुंचाई बंगाल में, लेकिन कोई रोजगार नहीं दे रहा है। आप समझिए कि ये ठेका मजदूरी के तहत स्थलांतरित मजदूरों के साथ क्या होता है। गन्ने के लिए जो जाते हैं काटने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी शिक्षा तो छूटी जाती है, माँ पिताजी की सेवा नहीं कर सकते हैं, और जहां उनको गन्ने के खेत में छोड़ा जाता है, वहां बीमार पड़े तो डॉक्टर तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, केवल गेहूं या बाजरी देते हैं। पर कानून क्या कहते हैं? दोनों कानून कहते हैं कि कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे कैंटीन क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कैंटीन जैसा होगा? कोई व्यवस्था नहीं होती। मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, नहीं होती। और अगर ऐसी व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स किसी भी क्षेत्र के हो, उनके लिए नहीं देता होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। ये कानून कहते हुए भी कहीं भी ऐसी एक्शन नहीं लिया। एक एक मुद्दा इस कानून का, जब तक कानून है तब तक तो कम से कम लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लॉयर्स और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए अधिवक्ता ऐसी एक टीम बना चुके हैं, उन्होंने भिड़ना चाहिए, ये हमारा श्रमिकों का मानना है। आज हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के, ये सभी को अल्पसंख्यक मानते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा के पुतले खड़े करते हैं, टंट्या मामा के पुतले खड़े करते हैं। अरे टंट्या मामा आज होते तो अदानी और अंबानी की तिजोरी लूटते जैसे ब्रिटिशों के लूटते थे, पर वो तो कोई है नहीं। आज हम लोगों को ये देखना चाहिए इसलिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनते हैं दलित, आदिवासी, वो भी क्यों बनते? बाबा साहब ने 3 मुद्दे अधिकार के सबसे महत्व के माने थे। जीने के अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसके तहत एक शिक्षा, एक अपने हाथ में है उन संसाधनों पर अधिकार, और तीसरा रोजगार। ये तीनों का अधिकार ये
संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था बनेगी तो निश्चित रूप से अमल में लाई जाएगी। भानु प्रताप जी, मेहरोत्रा जी, आप ये नॉन जस्टिसिएबल जो है उसमें से नॉन निकाल दो, इसके लिए भी आग्रह करना पड़ेगा। तो संविधान पूरा व्यापक अर्थ से अमलीकरण से विकल्प इस देश को लाएगा, इस देश को बचाएगा। आज इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जल, जंगल, जमीन, खनिज, जमीन के नीचे का, ये सब का अधिकार भी कहाँ है लोगों को, जो पीढ़ियों से रहते आए। चरागाह पर ढोर चराने वाले दलित हो, पशुपालक हो, खेत में काम करने वाले, अपना छोटा सा घर 10 बाय 15 फीट का बनाकर रहने वाले दलित, उनको कहाँ है अधिकार घर के नीचे के जमीन पर। आज हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन चलता है मुंबई में, तो हर बिल्डर के साथ हमको लड़ना पड़ता है। ये बिल्डर को भी गरीबों के घर बनाने का ठेका सरकार देती है ना। हर राज्य में जो हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें सैकड़ों इंजीनियर्स होते हुए सरकार ये जिम्मेदारी नहीं देती। हाँ, घोषणा करती है 2022 तक हर किसी को आवास, और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना 1.5 लाख देती है, जो 10 लाख के बिना ठेकेदार घर नहीं बनाते। तो आप देखिए कि शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य, आवास, सब में संरचना के नाम पर जो हाईवेज और फ्लाईओवर बनते हैं, इन सब में सरकार खुद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर से झटक कर जिन ठेकेदारों को दे रही है, उसके लिए करोड़ों रुपयों का बजट हर बजट में दिखाते हैं, क्योंकि उनको जितना ज्यादा मुनाफा बनेगा। और 2 बजट्स के बीच में उनके पक्ष में कानून बदलते हैं। 3 मिनट में संविधान, संसद में कानून बदलता है। इसलिए हम तो संसद बाह्य राजनीति में बढ़कर संसद में जो है उस पर ध्यान रखना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि आज कानून भी कैसे बदले जा रहे हैं। जंगल सुरक्षा कानून 1980 बदल गया। सबने सुना होगा कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना अब जंगल कितने भी हेक्टर्स बाबा रामदेव को दिया जाएगा कि अडानी को दिया जाएगा, कौन जाने। पर केवल उतनी बात नहीं है, उसमें और एक महत्व की बात है जो आपने समझना जरूरी है कि सभी इंटरनेशनल सीमाएं जहां जहां है भारत में, उससे 100 किलोमीटर अंदर तक की जो जमीन है वो सब जमीन केंद्र सरकार के अधीन होगी। तो फेडरलिज्म, संघात्मक राज्य संरचना, इसमें न केवल कम्युनिटी के, जिनको स्थानीय स्वराज्य संस्था कहते हैं, उनके ही केवल अधिकारों को नहीं नकारा जा रहा है, राज्य सरकारों के भी अधिकारों को नकारा जा रहा है। जीएसटी का उनका हिस्सा उनका नहीं मिलता है, तो एक प्रकार से उनकी तिजोरी भी लूटी जा रही है। पर आज हम देख रहे हैं कि ये जल, जंगल, जमीन, ये 45% देश की जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक की अगर केंद्र का हाथ में जाएगी, तो ये जो केंद्रीकरण हो रहा है अर्थव्यवस्था में, वो सबसे बड़ा कारण है विभत्स गैर बराबरी का, लूट का और बेरोजगारी या अर्धरोजगारी का। और इसका हमने विरोध करना है तो हमको विकेंद्रीकरण के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए हम गांधी के ग्राम स्वराज को भी याद करते हैं। बाबा साहब ने भी तो महाड़ में 14 कलाय का संघर्ष क्यों किया कि स्थानीयों को पीने के पानी पर पहला अधिकार होना चाहिए। तो हम लोगों को रोजगार भी ये स्थानीय संसाधनों से मिलना चाहिए, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। और अगर मनरेगा के तहत भी ऐसा प्लानिंग हो सकता है, पर मनरेगा के 1,10,000 करोड़ से लेकर वो 78,000 में आए और उससे भी फिर कम करते गए। तो ये जो हो रहा है वो ठेका मजदूरी में भी किसको मुनाफा ज्यादा देना और किसकी लूट करना, इसके तहत आयोजित संरचना और व्यवस्था है। प्रॉफिट ओवर पीपल, जो नोआम चॉम्स्की ने कहा था। अब प्रॉफिट ओवर नेचर भी है, और उसके जो भी आघात हो रहे हैं, 10 साल में 5-6 सुनामी आती है, तूफान आते हैं, तो कौन भुगतता है? यही भुगतते हैं हमारे मछुआरे हो, हमारे पशुपालक हो, हमारे वनों पर जीने वाले आदिवासी हो,
हमारे शहरी गरीब बस्तियों के लोग जो पूरी बस्तियां सजाते हैं, शहर सौंदर्य करते हैं, प्रगति मंडप, प्रगति मैदान में सभी राष्ट्र प्रमुखों के लिए खड़ा करते हैं, वो निर्माण मजदूर आज क्या भुगत रहे हैं? उनकी ठेकेदारी किसके हाथ में है? बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स से। और उनके हाथ में हाथ किसका मिलता है? राजनेताओं का। और इसके तहत जो लूट होती है वो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं एक स्लम रिहेबिलिटेशन में भी। और ये ठेके पर काम में रखे हुए निर्माण मजदूर, लॉकडाउन में भी हमने देखा कि 36वें मंजिल पर जाकर वाटर प्रूफिंग करने वाले, उस गोदरेज की सिटी हो या नांदेड़ की सिटी हो पुणे की, वहां अपने ठिपकते हुए टीन शेड में 10 बाय 20 के कैसे रहते हैं? चूल्हा भी नहीं जलता है, बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। तो 100 रुपया ज्यादा मिलने के लिए जिनको पलायन करना पड़ता है, वो भी ठेका मजदूरी के भ्रम में और घेरे में घेरे जाते हैं। इस पलायन को रोकना और उसके लिए अनुच्छेद 43 में भी जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात की है, जो गृहोद्योग है, ग्रामोद्योग है, छोटे उद्योग है, उसको ही बढ़ावा देना, प्राथमिकता देना, ये बहुत बेहद जरूरी मांग ठेका मजदूरों की एकता की भी होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि बस ये जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात है वो तो नहीं होती है, पर दूसरी बात होती है कि ठेका मजदूरों को किस प्रकार से ये बर्ताव करते हैं। ये हायर एंड फायर का मतलब, इसलिए रोजगार मतलब निश्चित रोजगार चाहिए कि अनिश्चित चाहिए? ये अनिश्चिती ठेका प्रथा में सबसे ज्यादा है। और अभी अगर 29 कानून 44 राष्ट्रीय श्रम कानूनों में से जो वापस लेने की साजिश चल रही है, हाँ 2024 तक शायद रुके होंगे, वो डर रहे हैं क्योंकि असंगठित जिनको कहा जाता है वो असंगठित नहीं है, वो असुरक्षित है। और उनकी संख्या अभी तो हमारे हिसाब से 95% से ज्यादा हो गई। 2008 में ऑस्कर फर्नांडिस जैसे श्रम मंत्री थे तो हम उनके साथ बैठकर अधिकारियों को बिठाकर 2008 के कानून के ड्राफ्टिंग में लग गए, फेरीवाला कानून के ड्राफ्टिंग में लग गए। कुमारी शैलजा थी, मीरा कुमार थी तब की बात। लेकिन आज ऐसे कोई मंत्रालय में दरवाजे खुले नहीं है कि जो बाहर संघर्ष करने वालों के भी साथ संघर्ष नहीं, संवाद करे और फिर उससे कुछ नतीजा निकले। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार से ये जो कानूनों अभी वापसी के तरफ ले जा रहे हैं, जबकि किसानों के ऊपर 3 कानून थोपे थे, उनमें उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून भी था। समझ लीजिए, खेती में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेती चले। खुद बच्चा पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, कृषि विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता है, नहीं आ सकता है। हम तो हमारे वापस आने वाले बच्चों का स्वागत करते हैं और कहते हैं आप ड्रॉप आउट्स नहीं, आप ड्रॉप इन्स हैं। अब आइए समाज के लिए कृषि ही नहीं, प्रकृति के आधार पर अपने गांव का विकास करने का समता, सादगी, स्वावलंबन, ये 3 मूल्यों की चौखट में आप पूरा अपना जान झोंक दीजिए। लेकिन आज ऐसा न हो, ऐसी व्यवस्था चल रही है। और इसी के लिए ये जिस प्रकार से आज बात आगे बढ़ा रहे हैं, वो बड़े बड़े कंपनियों को, ठेकेदारों को एक प्रकार से, जो मुझे तो अनिश्चित काल कहा गया बस मुझे ही जाना है, बस कल ट्रेन पकड़नी है, कल उदयपुर में पहुंचना है। पर फिर भी मैं 5-1 मिनट और लेना चाहती हूँ। बहुत अहम मुद्दे ये है कि ये ठेका पद्धति के द्वारा ये जो जल जंगल जमीन का छीनना, सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों में बदलना और हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र माना जाता है, कई सारे देशों में आज उसके लिए सोशल सिक्योरिटी का बजट 18% से 30% पर है। और हमको शिक्षा में 6% बजट कोठारी कमीशन से जो मांग चलती आई है वो भी लाने के लिए लड़ना पड़ता है। आप सोचिए, ये निजीकरण का मामला सबसे बड़ा आधार है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का। और ये निजीकरण कहां तक गया है, मतलब कोरोना में, लॉकडाउन में पीएम केयर फंड बनता है,
जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है, उसमें अगर बिरला भी डालते, टाटा भी डालते, अंबानी भी डालते, अदानी भी डालते तो चल जाता, लेकिन उससे तिजोरी नहीं बनती है। पीएम केयर फंड निजी फंड तैयार होता है जिसमें जो बिरला सही रोजगार के लिए 50 करोड़ मशीनरी में लगाने का नहीं चाहते हैं, इसलिए फर्जी बिक्री करते हैं, दूसरे में आदित्य कैपिटल, सीमेंट, पल्प, रियल इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में जाते हैं, वो यहाँ बाकी 500 करोड़ से 1500 करोड़ देते हैं निजी फंड पर। तो आप समझिए कि दो के बीच में फर्क क्या है और किस कारण ये रोजगार निर्माण का जो मुख्य आधार रहा है वो सार्वजनिक उद्योग कैसे खत्म किया जाए। अब केवल सरकार 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 ऐसा नहीं कह सकते, पर मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, यही संविधान मानता है। और सरकार के अलावा विकल्प केवल कंपनियों का नहीं है, सहकार भी एक विकल्प है। एक बस्ती, एक गांव, ये सहकार सबसे ज्यादा दिखाने वाला क्षेत्र हो। हाँ, जातिवाद कहाँ नहीं है भाई, कुआं खोलने के लिए, मंदिर खोलने के लिए भी लड़ना पड़ता है, कईयों ने जान गंवाई है। साने गुरुजी हमारे महाराष्ट्र के जो नहीं कर पाए तो आत्महत्या करके चले गए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ वो उनकी ही मुनाफाखोरी के लिए करते हैं, जिससे ये भी अपनी तिजोरी भरते हैं और चुनाव लड़ते हैं।